साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष आज एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा है ब्रिक्स के विस्तार से, ब्रिक्स+5। क्योंकि इसमें अब 5 देश और शामिल हो गए हैं, इसलिए पहले कि मैं इस संबंध में आगे आपसे चर्चा करूं, यहाँ यह बताना उचित होगा कि ब्रिक्स है क्या और भारत के लिए इसके मायने क्या है। ब्रिक्स यानी BRICS 5 देशों के समूह का नाम है, और जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल है। उल्लेखनीय है कि 2000 के दशक के शुरू में हो रहे वैश्विक आर्थिक बदलावों को समझने की कोशिशों के रूप में 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था, BRIC। उसके बाद 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया, और 2009 में ब्रिक का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन जो है रूस के येकातेरिनबर्ग में संपन्न हुआ। तभी उस अवसर पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि ब्रिक देश जो हैं ग्लोबल गवर्नेंस में बहुपक्षीय नियमों और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर विश्व जो वर्ल्ड सिस्टम है उसका समर्थन करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में लोकतांत्रिक और पारदर्शी फैसलों और उन पर अमल करने को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, यानी उस पर वे कमिटेड है। तत्पश्चात 2010 में ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुए दूसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन से जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया, और तभी से यह संगठन जो है ब्रिक की जगह ब्रिक्स BRICS कहलाने लगा, एस में साउथ अफ्रीका। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मजबूत आवाज के मद्देनजर उस समय ब्रिक्स देशों के सामने 2 विकल्प थे। पहला विकल्प तो ये था कि ग्लोबल गवर्नेंस को चुनौती दी जाए, या उसमें जो है सुधार किया जाए। उस कड़ी में 2013 में डरबन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाने का फैसला किया, और यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो दोनों विकल्पों को एक साथ साधने की राह पर ले जा सकता था। सदस्य राष्ट्रों ने इसके लिए $50 अरब की शुरुआती राशि से इस बैंक को यानी NDB को सपोर्ट दिया, और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विकल्प तैयार किया गया, जिसके पास 2011 में आधिकारिक तौर पर $630 अरब की राशि थी। यानी IMF की जो है उस समय भी और आज भी जो है तूती बोलती है। ब्रिक्स नेताओं की कोशिश थी कि NDB को ग्लोबल गवर्नेंस के लोकतंत्रीकरण की पहल के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अब तक इसमें जो आशा थी उसके हिसाब से प्रगति नहीं देखी गई है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स को बड़े देशों का व्यापारिक समूह माना जाता है, और अभी तक यह विश्व की लगभग 42% 42% आबादी, 23% 23% वैश्विक GDP और 18% 18% जो है वैश्विक कारोबार का प्रतिनिधित्व करता आया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिक्स की अहमियत क्या है। साथियों, इसलिए ब्रिक्स को हम 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप कहते हैं, और इस कारण से इसकी महत्ता जो है स्वतः सिद्ध है, और हम इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि 2050 तक समूह में जो चीन और भारत हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के जो हैं प्रमुख सप्लायर होंगे, जबकि रूस और ब्राजील जो हैं कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर होंगे। तो इस प्रकार इन चारों देशों की भूमिका जो है 2050 तक क्या होगी, यह जानकारों का या एक्सपर्ट जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं। साथियों, जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को जब 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो
तो यह निर्णय लिया गया था कि ब्रिक्स में जनवरी 2024 से 6 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद यह संगठन जो है ब्रिक्स+6 के नाम से जाना जाएगा। यानी इसमें ब्रिक्स में 6 सदस्य और जुड़ जाएंगे तो यह ब्रिक्स+6 हो जाएगा। इस प्रकार 2010 के बाद ब्रिक्स में पहली बार विस्तार का प्रस्ताव जो आया और उसे अनुमोदित भी किया गया। और उस साल जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जो है ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है। तो यहाँ पे साथियों यह उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स+6 ब्रिक्स+6 यानी जो 6 देश ब्रिक्स में शामिल किए जाने थे उनमें अर्जेंटीना था, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया जाना था। तो ये 6 देश उसमें शामिल किए जाने थे जो निर्णय लिया गया। लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मायेली ने दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में अपनी कम्युनिस्ट विरोधी नीति के तहत ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अब अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। तो इसलिए ब्रिक्स में 5 देशों को शामिल कर लिया गया अर्जेंटीना को छोड़कर। और यह ब्रिक्स जो है ब्रिक्स में 5 देश जुड़ने से यह समूह ब्रिक्स+5 के नाम से जाना जाने लगा है। यानी यह 10 देशों का एक समूह बन गया है। और ब्रिक्स की जो अभी अध्यक्षता है वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है। यहाँ गौरतलब है कि ब्रिक्स में सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और ईरान। इनके शामिल होने से जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा आने वाले समय में वह उससे दुनिया का ऊर्जा परिदृश्य जो है पूरी तरह बदल गया है, जो ब्रिक्स देशों के लिए सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि इसमें तेल एवं गैस उत्पादक तथा उनकी खरीद करने वाले देश जो हैं शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब का पश्चिम से मौजूदा मोहभंग से हम भली भांति परिचित हैं। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि 5 देशों का ब्रिक्स से यह जुड़ाव जो है किसी आर्थिक क्रांति से कम नहीं है। यह एक प्रकार की ब्रिक्स के लिए आर्थिक क्रांति है। इससे क्या होगा, जहां अब इस संगठन का दुनिया के कुल तेल उत्पादन में करीब आधी हिस्सेदारी हो जाएगी, तो वहीं कुल तेल निर्यात में 40% तक की इसकी हिस्सेदारी होगी। तो इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिक्स जो है आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भविष्य में यदि वेनेजुएला ब्रिक्स में शामिल होता है तो तेल उत्पादन और निर्यात में यह हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। यानी ब्रिक्स जो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में अदा करेगा। साथियों, इस प्रकार ब्रिक्स+5 का जो है तेल पर कब्जा आने वाले समय में उसके वर्चस्व को बढ़ाने में सहायक होगा, और जिसमें भारत का हित भी निहित है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में जो है कच्चा तेल का आयात करता है। और साथियों, यहाँ हम यह नहीं भूल सकते कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपनी कूटनीति के जरिए ही पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों पर अपना शिकंजा जो है कायम रखा था। यानी वे अपनी तेल कूटनीति के माध्यम से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों को अपने वश में किए हुए थे, और पेट्रो डॉलर के माध्यम से ही अमेरिका जो है दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। यही कारण था कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल गैस उत्पादक देश रूस पर प्रतिबंध लागू करने के बावजूद जो है पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी नहीं हुई। अब ब्रिक्स+5 जो है निश्चित तौर पर भविष्य में अमेरिकी डॉलर के लिए और चुनौती पेश करेगा। और यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 22 देश 22 जो हैं कंट्री जो हैं ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा आवेदन कर चुके हैं,
वहीं 40 से ज़्यादा देश जो हैं इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं, यानी ब्रिक्स में वो आना चाहते हैं। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि यह मंच जो है, ब्रिक्स जो है, आज बदलते शक्ति संतुलन से उपजी गड़बड़ियों से जूझ रहा है। और इसके सामने निश्चित तौर पर अभी चुनौतियां मौजूद हैं। और यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ब्रिक्स के जो नए सभी सदस्य देश हैं, उनके साथ जो है चीन के मजबूत कूटनीतिक रिश्ते हैं। जो ब्रिक्स में जो 5 देश जुड़े हैं, उन सभी के साथ चीन के जो हैं कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं और अच्छे संबंध हैं। यह चीन के लिए एक प्रकार से रणनीतिक और आर्थिक रूप से न केवल बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया के एक बड़े आर्थिक मंच पर ड्रैगन के कब्जा जमाने के संकेत भी हैं। क्योंकि चीन जैसा अक्सर देखा गया है कि उसकी नीति जो है एक प्रकार से प्रभुत्व वाली नीति है, दूसरे पर अनाधिकार चेष्टा जो है उसकी रहती है, और उस पर उसका जैसा हम देखते आए हैं। नए सदस्य देशों के शामिल होने से निश्चित ही ब्रिक्स मजबूत होगा, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा हम यहाँ पर चीन को रणनीतिक रूप से इस रूप में देख रहे हैं कि उसकी मुद्रा जो है युआन को होने वाला है, और यह सच्चाई भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। तो दूसरी तरफ कुछ हलकों में यह संदेह भी है कि चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के प्रभाव में इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मंच के रूप में इस्तेमाल न किया जाने लगे। यानी चीन, रूस और ईरान जो हैं आज पश्चिमी देशों के खिलाफ नजर आते हैं, तो कहीं ब्रिक्स का इस्तेमाल उस रूप में न हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन नए सदस्यों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, उन सभी से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और समूह में इनके जुड़ने से ब्रिक्स को नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। भारत के अगर हम देखें, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और मिस्र है, इनके साथ रणनीतिक साझेदारी है। तो दूसरी ओर ईरान है, जो भारत का क्षेत्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह क्षेत्र जो है, ईरान भारत को 70% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करता है, और अपनी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में लेता है। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत इस क्षेत्र के साथ हथियारों की बिक्री सहित सुरक्षा साझेदारी पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत की जो अभी भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत हथियारों की बिक्री के बारे में भी सोच रहा है। इसी प्रकार आतंकवाद निरोधक गतिविधि को लेकर सऊदी अरब के साथ भारत के बहुत मजबूत संबंध हैं। और गौर करने योग्य है कि 7 वर्ष पहले 2016 में भारत ने ही ब्रिक्स को समावेशी बनाने का सुझाव दिया था, और उसका सुफल हम जनवरी 2024 में हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें 5 सदस्य जो हैं शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर मोदी ने कहा, यानी जब वो जोहानिसबर्ग में जब शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय मोदी का कहना था कि ग्रुप का विस्तार दूसरे ग्लोबल संस्थानों के लिए एक संदेश है, और वो यह है कि इन संस्थानों को वक्त के साथ बदलना चाहिए। दरअसल भारत दूसरे देशों के साथ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और UN के सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बराबर आवाज उठाता रहा है,
और यहाँ पर मोदी का संदेश उन्हीं के लिए है। जहाँ तक भारत की ब्रिक्स में भागीदारी का प्रश्न है, भारत ने हमेशा से लोगों के बीच आपसी संपर्क में बढ़ोतरी है, रेलवे रिसर्च नेटवर्क है, एमएसएमई के बीच करीबी सहयोग है, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस है और स्टार्टअप फोरम है। इनमें सभी में महत्वपूर्ण सुझाव भारत ने दिए हैं और जिन पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर अंतरिक्ष है, शिक्षा है और दक्षता विकास है और टेक्नोलॉजी है, इन क्षेत्र में भी भारत की उपलब्धियों को उजागर करते हुए ब्रिक्स के साथ इन क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का बराबर आह्वान करते रहे हैं। यानी ब्रिक्स देशों को अपनी ओर से पहल करते हैं कि वह इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाए। इसके अलावा आपातकालीन रिजर्व प्रबंध है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व मैनेजमेंट या अरेंजमेंट, जिसको हम कहेंगे CRA। आपातकालीन रिजर्व प्रबंध है, ब्रिक्स सैटेलाइट है, वैक्सीन अनुसंधान है और वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र हैं और फार्मा उत्पादों की पारस्परिक मान्यता देने जैसी पहलकदमियों से इन इनिशिएटिव से जो है भारत ने ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी काम किया है। साथियों, 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों की बिग कैट्स के संरक्षण के लिए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको हम कहेंगे IBCA के तहत काम करने पर भी भारत ने ब्रिक्स को सुझाव दिया है, ताकि बिग कैट्स की विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण हो सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आम जन की स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक औषधि की रिपोजिटरी बनाने का भी आह्वान किया था, और जिससे कि आम जन की स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान हो सके। और मोदी का यह भी कहना था कि ब्रिक्स के आधुनिकीकरण और विस्तार का यह भी संदेश है कि सभी वैश्विक संस्थानों को बदलते दौर में खुद को बदलने की जरूरत है। पुनः उन्होंने एक बार UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर कहें उसका आह्वान किया था। इसलिए वैश्विक संस्थानों का भी विस्तार हो। मोदी का इशारा संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़्यादा से ज़्यादा देशों की भागीदारी बढ़ाए जाने की ओर था, क्योंकि भारत जो है G4 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए बराबर आग्रह करता रहा है। और G4 में अगर हम देखें, भारत के अलावा जो 3 नए देश हैं उनमें शामिल जो हैं जापान है, जर्मनी है तथा ब्राज़ील है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन को छोड़कर सभी जो स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस और ब्रिटेन, इस पर पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं और समय समय पर बराबर अपनी प्रतिबद्धता जो है व्यक्त करते हैं कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। साथियों, वर्तमान में यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस की जो स्थिति बनी है, उसमें हम देखते हैं कि चीन को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर वहां देखा जा रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और उनकी विदेश नीति में हम देखते हैं पश्चिमी विरोध बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष ब्रिक्स देशों के बीच घटते आपसी विश्वास को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। वैसे ब्रिक्स में चीन को छोड़कर अगर हम देखें, लगभग सभी देशों, रूस है, ब्राज़ील है तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि भारत इन चुनौतियों से, जो भी चुनौतियां आएंगी,
उन पर आसानी से उनका समाधान निकाल लेगा। ब्रिक्स में नए सदस्यों के जुड़ने और आगामी वर्षों में और सदस्यों के आने से ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भी स्थापित होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों की आवाज जो है ब्रिक्स के मंच से सुनी जाएगी, और जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत बराबर ग्लोबल साउथ के हितों की आवाज उठाता रहा है। G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान सितंबर 2023 में भारत ने केवल अपने प्रयास से, अपने दम पर अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की। और यह भी हकीकत है कि ब्रिक्स में बाकी सदस्यों के मुकाबले भारत और चीन जो हैं बड़ी ताकतें हैं, चाहे बात यहाँ पर अर्थव्यवस्था की हो या फिर जनसंख्या की। और जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है अभी, और जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की स्थिति 5वीं है और चीन की दूसरी है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इन दोनों देशों की विशेष जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो ब्रिक्स को सही दिशा में ले जाएं। लेकिन यहाँ पर चीन की कथनी और करनी के बीच हमेशा एक बड़ा फासला रहा है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी घोषणाओं और सरोकारों के प्रति चीन को ज़्यादा ईमानदार होने की ज़रूरत है बनिस्बत भारत के। साथियों, अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश जो हैं ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया है। और यदि इच्छुक देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाए तो यह संगठन अमेरिका के प्रभाव वाले G7 संगठन को से भी अधिक मजबूत हो जाएगा। G7 संगठन G7 ग्रुप जो है, जो विकसित देशों का ग्रुप जिसे हम कहते हैं, उसके तुलना में आने वाले समय में ब्रिक्स के अधिक मजबूत होने की संभावना दिखती है। लेकिन रूस के साथ हम देखते हैं चीन की जो नई नज़दीकी है, और अफ्रीका में उसकी जो कूटनीतिक पैठ है, और खाड़ी में उसकी जो हालिया पकड़ है, इसके साथ चीन जो है इन सभी का प्रभाव करते हुए चीन ब्रिक्स का इस्तेमाल एक ऐसे मंच के रूप में कर सकता है जो पश्चिम के वर्चस्व को तोड़ने में उसकी मदद कर सकता है। इसके अलावा इसी बीच ब्रिक्स ने चीन के दबदबे वाले एक अन्य समूह, जिसको हम संघाई सहयोग संगठन SCO कहते हैं, उसके साथ भी संवाद बढ़ाया है ब्रिक्स ने। तो कुछ भी हो, ब्रिक्स सहमति के साथ चलने वाला संगठन है, और 10 सदस्यीय टीम जो अब तैयार हुई है, यानी BRICS+5 के रूप में जो टीम तैयार हुई है, उससे हम आशा करते हैं कि यह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में अपना दबदबा कायम रखेगी, और चीन चाहकर भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की जो ब्रिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत चूंकि चीन के सभी पैतरों से, उसकी विस्तारवादी कुत्सित नीति से भली भांति वाकिफ है, इसलिए भारत ब्रिक्स के अन्य सदस्यों को साथ लेकर चीन पर नकेल कसने का पूरा मादा रखता है। तो साथियों, यह मेरा आज का विचार था, यह ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें आई हैं अभी, जिनका मैं लिंक दे रहा हूं, और यदि समय मिले उनका अध्ययन कर सकते हैं, और आशा है अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं फिर एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से अवश्य इंतजार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।